मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका है स्टेट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे हम करेंगे जो सीटेट 2024 है उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको करवाऊंगी, वहाँ से आपके जो भी कंसेप्ट है उनको भी क्लियर करूंगी। और धीरे धीरे हम जो जिस भी जो टॉपिक की जरूरत पड़ेगी उसको बीच बीच में करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो 2018 का पेपर है वो करवाऊंगी, क्योंकि जो 2016 के बाद जो एग्जाम हुआ था वो थोड़ा चेंज सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया था। तो जो 2018 का पेपर है वो जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ही आया था। तो अब भी इससे बाहर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो टॉपिक इसमें पूछे गए वही सभी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो चंडीगढ़ पीआरटी का जो अभी एग्जाम होना है, या फिर जो सीटेट जो जनवरी में होना है, या फिर कोई भी यूपी टेट है, कोई भी है जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये जो क्लास है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 भी करेंगे हम डिस्कस। लगभग सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो रहेगा, विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको चीज़ों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ना है। जो सीटेट है उसमें सबसे ज़्यादा नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन नहीं देखते, नहीं का जो वो नहीं देखते और वो अपने हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो इससे बहुत से क्वेश्चन तो इसी से गलत हो जाते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य रहेगा। इसमें पहला दिया हुआ है, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे कुछ तो जो पहलू हैं वो अनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं ज़्यादा, और कुछ पर्यावरण से। ये बिल्कुल काफ़ी हद तक सही बात है। जैसे कुछ किसी बच्चे को अगर हम उसका आईक्यू लेवल बिल्कुल ही कम है, उसको अच्छे से इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसको मिलेगा ही नहीं इन्वायरमेंट, उसको बार बार कुछ चीज़ें बताई ही नहीं जाएंगी, तो वो उसको क्या होगा, वो अच्छे से उसका आईक्यू लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जो दोनों का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो बात है काफ़ी हद तक सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता दिनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो कंप्लीटली डिसाइडेड, ये जो क्या है, एक नेगेटिव टैग है। और मैं आपको साथ के साथ टैग भी बताऊंगी, क्योंकि नेगेटिव वे में ये बात कही गई है कि पूरी तरह से सभी चीज़ें जो हम सीखते हैं, जो भी हम प्रदर्शन करते हैं, वो सभी चीज़ें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं, जिन्स के द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई भी बच्चा है, जैसे अभी सचिन तेंदुलकर है, उसका बच्चा है, अगर बोलें कि वो भी क्या है, क्रिकेटर बनेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेटर बनेगा। अगर उसको अच्छा वातावरण प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी, तो जरूरी थोड़ा है कि वो क्रिकेटर बनेगा। तो इस तरह से क्या है, ये क्या है, जीनों पर भी पूरी तरह से निर्धारित नहीं होता है। तो ये गलत हो गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो ये पूछा है कि गुड केयर और न्यूट्रिशन वो क्या कर सकता है जन्मजात विकार। जैसे अभी कोई अंधा है तो उसको कितना भी पौष्टिक, जन्म से ही अंधा है कोई बच्चा, उसको हम कितना भी पौष्टिक आहार दे लें या किस, तो उसका विकार जरूरी नहीं वो दूर होगा। तो ऐसी कोई भी हम बोल नहीं सकते कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के जो जन्मजात विकार है उनको दूर कर सकता है। तो ये जो जन्मजात विकार होते हैं वो मुश्किल से ही दूर होते हैं, चाहे हम कितना भी पौष्टिक आहार दे लें, अच्छी देखभाल कर लें। तो ये किसी किसी में हो सकता है दूर हो जाए, 99% में से 1% चांस होता है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल नहीं। भाषा विकास में केवल, जहां पर केवल आ गया तो आपको सोचना है वो ऑप्शन तो होगा नहीं, केवल देखते ही आपको कट मारना है। ये क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव होगा। तो जो पर्यावरण है वो केवल भाषा विकास में नहीं, बल्कि जो उनके फिजिकल डेवलपमेंट है, या फिर मोरल डेवलपमेंट है, या फिर जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है, सब चीज़ों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट है उसमें क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो गया, कौन सा होगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो कुछ पहलू तो हमें हेरिडिटी से प्रभावित होती हैं, और कुछ जैसे कि बच्चे की जो आँख है, बच्चे का जो कलर है, बच्चे की जो शरीर है, वो क्या अनुवांशिकता पर ज़्यादा निर्धारित होता है। इसी तरह जो बच्चे की जो परवरिश, जैसे जिस भी इन्वायरमेंट में होती है, परवरिश होती है, उसके जो गुण है वो उसी तरह के होंगे। तो इसलिए वो चीज़ें इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। तो इसलिए बोला गया कि कुछ पहलू तो अनुवांशिकता से और कुछ पहलू अधिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे नहीं है, आपको देखना है। तो कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी। तो कौन सी स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकती पियाजे के अनुसार। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सेकंड है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं।
और थर्ड है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे नहीं है, आपको अच्छे से ध्यान देना है कि नहीं है। तो इसमें जो निरंतर अभ्यास है इसमें गुणात्मक चरणों में होता है, ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट और सर्च इन क्वालिटेटिव स्टेज, तो ये स्टेजेस में होता है। ये किसने कहा? पियाजे में। क्या उसने 4 स्टेजेस दी हैं, आपको पता है, तो ये पियाजे के अनुसार सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल। जो ज्ञान के निर्माता किसको माना है? बच्चों को माना है पियाजे ने, और उपयोग भी करते हैं। और अपने इस पर निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये अधिगम की और जो प्रैक्टिस की बात है वो किसने की? वो थॉर्नडाइक ने कही है। जो व्यवहारवादी हैं वो इस बात के बारे में कहते हैं, तो पियाजे से रिलेटेड ये कथन नहीं है। तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे से रिलेटेड कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये किसने कही है? ये जो व्यवहारवादी हैं। और व्यवहारवादी कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक है, जो स्किनर है, ये सब क्या व्यवहारवादी हैं। वॉटसन है, ये क्या, जो थॉर्नडाइक ने ज़्यादातर किस पे? प्रैक्टिस पर बल दिया है। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम किसने? थॉर्नडाइक ने ये बात कही है, तो इसलिए ये उसके सिद्धांत से रिलेटेड रहेगा, ये पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। और जो वाइगोत्स्की है जो और पियाजे है वो सिर्फ बच्चे में ज्ञान के निर्माण का जो बात करते हैं, तो क्या के दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण व उपयोग करते हैं बच्चे। तो ये वो किससे रिलेटेड हैं? वे रचनात्मकता से रिलेटेड है। रचनात्मकता से रिलेटेड रहेंगे कौन? पियाजे और वाइगोत्स्की। तो ये हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष क्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा पूछा गया है कि कौन सी पुरुष क्रियात्मक की एक सीमा नहीं है। पहले हमें सीमा देखना है और फिर नहीं है। तो सीमा नहीं है तो क्या होगा? उसकी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो वहाँ पर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा हमारा? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति किसकी? पुरुष क्रियात्मक विचार। तो यह जो हमारी निम्नलिखित में से थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष क्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो कौन सी सीमा नहीं है इसमें पूछा गया है। ये आपको बिल्कुल सभी बच्चों ने 100% बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा यहाँ पे, क्योंकि घुमा के पूछा गया है। पहले पूछा गया कि एक सीमा और फिर नहीं है, तो एक सीमा नहीं है तो इसमें पूछा गया कि जैसे कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है वो बच्चे में पुरुष क्रियात्मक जो अवस्था है उसमें आ जाती है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो ये क्या रहेगी? ये सीमा रहेगी किसकी? पुरुष क्रियात्मक उसकी ये सीमा रहेगी। इसमें बच्चा क्या नहीं कर सकता? ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, किसी भी एक जगह वो ध्यान नहीं लगा सकता। तो ये क्या रहेगी? सीमा रहेगी। पूछा है सीमा नहीं है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, जब भी हम जो भी सिंबॉलिक थॉट हैं वो बच्चे में विकसित हो जाते हैं, तो वो कौन सी स्टेज में होते हैं? वो पुरुष क्रियात्मक अवस्था में ही हो जाते हैं। और पुरुष क्रियात्मक अवस्था में जैसे बच्चा क्या कर सकता है? चीज़ों के द्वारा, जैसे चित्र के द्वारा सीखना, जैसे ए फॉर एप्पल, ऐसे दिखा के हम क्या कर रहे हैं? उसको सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये होते हैं सिंबॉलिक थॉट्स। तो इससे बच्चा सीखता है। तो ये क्या? ये सीमा नहीं होगी। ये तो उसके क्या होगा? लाभ उसे उसके क्या होगा? सीमा नहीं है, ये उसका गुण होगा। तो ये क्या? प्रतीकात्मक विचार का विकास, सेकंड हमारा सही हो जाएगा। इगोसेंट्रिज्म, तो बच्चा इगोसेंट्रिज्म भी होता है किसमें? पुरुष क्रियात्मक अवस्था में, लेकिन ये क्या होगी? ये उसकी क्या होगी? सीमा हो गई। अनुकर्मण्यता, इगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जो जैसे बच्चा सोचता है कि जैसे टीवी पर कार्टून चल रहे हैं तो बच्चा सोचता है कि सभी को यही पसंद होना चाहिए। जो बच्चे को चीज़ पसंद है वो सोचता है कि वो सभी चीज़ें दूसरों को भी पसंद होनी चाहिए। सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। वो क्या होता है? इगोसेंट्रिज्म होता है। फिर अनुकर्मण्यता, इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकर्मण्यता का मतलब होता है कि पलट कर नहीं देखना, किसी भी वस्तु के सिर्फ एक पहलू को देखना, दूसरे पहलू को नहीं सोचना। जैसे कि बच्चे को पता है कि 2 4 जा 8 होता है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि 4 2 जा भी 8 होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक उसको बड़ा बर्तन दे दिया, एक थोड़ा मतलब चपटा बर्तन दे दिया, तो वो सोचता है कि जो लंबा बर्तन है उसमें जो क्या होगा, जो चीज़ें वो ज़्यादा आएंगी, लेकिन जो छोटा बर्तन दिख रहा है लेकिन वो चौड़ाई उसकी ज़्यादा है तो उसमें कम आएगी। तो ये क्या होगी? ये उसके अनुकर्मण्यता है, वो पलट कर चीज़ें नहीं सोच सकता। तो ये इसमें क्या होगी? ये भी सीमा होगी। लेकिन ये तीनों चारों चीज़ें क्या आ जाती हैं? पुरुष क्रियात्मक अवस्था में बच्चे में विकसित हो जाती हैं। तो ये जो इसकी जो सीमा क्या नहीं होगी? इसकी सीमा प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये इसकी सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें पूछा है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो अलावा है ना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं देखा तो क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाएगा। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तो यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। जो खेल है वो क्या करता है? उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही है। इसमें हमें नेगेटिव चीज़ बतानी है। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, वैसे में बिल्कुल सही है। खेल से क्या होता है? बच्चे की जो शरीर है वो अष्टपुष्ट होता है। थर्ड है, यह बच्चे समय बिताने का एक सूक्त तरीका है, बिल्कुल ये कुछ सही कंसेप्ट नहीं है, ये राइट नहीं है। तो बच्चा सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए नहीं खेलता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। एक बार फोर्थ को देख लेते हैं, वे नए कौशल हासिल करते और सीखते और उन्हें
कम उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। खेल के द्वारा जो बच्चा है वह नए कौशल हासिल करता है, सीखता है और उसका उपयोग भी करता है अपनी डेली लाइफ में। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन्वाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। इन्वाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, तो जो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पर्सन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो गंभीर रूप से सोचना क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि किसी भी पहलू पर बहुत से खुलकर सोचना क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। और इसे क्रिटिकल थिंकिंग से तात्पर्य होता है कि किसी भी तथ्य या कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है उन पर हर पक्ष से सोचना, ये क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है हमारा। तो यहाँ पे कौन सा है जो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, या तो आप उसको यस कहेंगे या नो कहेंगे, तो ये क्या लिमिटेड है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं है। सही जवाब क्या है, सही जवाब क्या है, तो सही जवाब क्या, लिमिटेड होगा सही जवाब, तो ये भी क्या लिमिटेड चीज़ है, तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, किसी भी तरह की स्थिति के बारे में सोचते हैं हम, तो वो क्या होता है, वो भी लिमिटेड हो सकता है। एक से या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 विकल्प हो सकते हैं। तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही होगा। तो किसी भी जो तथ्य है उसके बारे में विभिन्न तरीकों से सोचना क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या जोड़ दिया गया है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें बच्चे को क्या एक्टिव रखना होता है। जो प्रगतिशील शिक्षा होता है उसका जो मेन मोटिव है कि बच्चे को एक्टिव रहना, बच्चे को कुछ ना कुछ करके सीखना, तो ये क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा का मेन होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है, करके सीखना, बिल्कुल प्रगतिशील जो शिक्षा है उसमें बच्चा करके सीखता है। प्रयोजना विधि भी उसी के रिलेटेड है। सहयोग से सीखना, ये भी किससे रिलेटेड है, प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, हम नियमित इकाई परीक्षण ले रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कोई प्रगतिशील शिक्षा का क्या है, एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि रैंकिंग लेंगे, डेली हम उसका टेस्ट लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, बच्चे को थोड़ा सा अजीब लगेगा। नेक्स्ट है, और वो क्या हो जाएगा, उनमें अगर हम डेली उनकी कमियां निकालेंगे तो क्या होगा, उनमें वो डिमोटिवेट हो जाएंगी। व्यक्तिगत अधिगम, समता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, छात्रों की लेबलिंग करना हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड है, छात्रों की लेबलिंग हमें कभी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रयोजना विधि, तो क्या प्रगतिशील शिक्षा से आधारित है। समता समूह बनाना, रैंकिंग फिर ये जो रैंकिंग वर्ड आ गया ये भी नेगेटिव में जाता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। करके सीखना, प्रयोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये क्या है, अच्छा वर्णन करा प्रगतिशील शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके बारे में कौन सा कथन बताता है कि जो शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो हमें पता है जो प्रगतिशील शिक्षा से जुड़े कौन, जॉन डीवी से जी ने जो ये कंसेप्ट दिया है प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसका, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इससे क्या तात्पर्य है। तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूली शिक्षा को। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो स्कूली शिक्षा है उसको हमें चाहे इंसान बूढ़ा हो जाए उसे जारी रखना चाहिए, लंबे समय तक पढ़ाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। तो ये पूछा है कि हमें स्कूल, जरूरी नहीं कि हमें स्कूलों की आवश्यकता हो, हम सिर्फ अपने जीवन के अनुभव से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है का क्या तात्पर्य है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, तो यहाँ पे जो सही बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड होगा। स्कूलों में जो शिक्षा है वो हमारे जो समाज में जो नियम है, कानून है, या जो प्रकृति में प्राकृतिक जो दुनिया है उसको हमें दिखाए, उससे हमें रियलाइज कराए, ये स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए। तो ये हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जीवन सच्चा शिक्षक है, ये भी बिल्कुल जीवन से हम सीखते हैं लेकिन सच्चा शिक्षक है ऐसा नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो कोलबर्ग ने हमें पता है कौन सा सिद्धांत दिया है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, हमें पता है। तो इसमें योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, उसने नैतिक जो परिपक्वता उसकी बात कही है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और लास्ट है हमारा, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है उन्होंने। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर, इसमें 2 के साथ जा रहे हैं, इनमें दोनों में से चूज करना है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि इसमें पूछा है, तो बोला गया है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, जो कॉग्निटिव जो मेच्योरिटी है और जो नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, तो बिल्कुल सही है। और ये इसमें पूछा है, बोला है कि एक नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो नैतिक तर्क, हम नैतिक तर्क तभी करेंगे जब हमारे अंदर क्या होगी, संज्ञानात्मक परिपक्वता होगी। तो जो बेस्ट ऑप्शन है 1 है, तो 1 में ही जो थर्ड है वो आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है,
जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये किससे रिलेटेड है, वाइगोत्सी से रिलेटेड हमें पता है। इसमें क्या बताया गया है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, बिल्कुल नहीं। उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी नहीं है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही सत्र के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ये सही है। इसमें सहयोग दिया जाता है, किसी भी बड़े के सहयोग से वह किसी भी कार्य को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। यहाँ पे पर्सनैलिटी से एक क्वेश्चन आया है, तो जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है उसका क्या मतलब है, जो वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि जो उभयलिंगी वो होगा जो जिसमें जो फीमेल हैं उसके गुण होंगे, या फिर पुरुष है तो उसमें अगर लेडीज है तो उसमें क्या मेल के गुण होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वे आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन है, बिल्कुल ये हमारा सही है। इसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होगा, समायोजन होगा। में दर्द और अहंकारी होने की आदत है, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड होगा। नेक्स्ट है बच्चे को डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो जो हमारी जेंडर रोल है वो किसके द्वारा बच्चे प्राप्त करते हैं, मीडिया से सीखते हैं, बिल्कुल। मीडिया से ही देखते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, लड़की ज़्यादातर कैसे कपड़े पहन रही है, तो सामाजिकरण समाज के द्वारा भी सीखते हैं। संस्कृति से भी हमें सीखते हैं कि हमारी संस्कृति में क्या चीज़ें मतलब बच्चों को पहननी है, या फिर पुरुष को क्या चीज़ें पहननी, ये सब चीज़ें क्या समाज से संस्कृति से सीखते हैं। लेकिन ट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि लड़का ये पहनेगा लड़की ये पहनेगी, आपको आप लड़की की तरह नहीं रहते, आपको हम सिखाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, तो यहाँ पे पूछा कि मानकीकृत परीक्षणों के, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मानकीकृत परीक्षण होते क्या हैं। इसमें एक मानक निर्धारित किया जाता है और इसमें बहुत से लोग एक साथ बैठकर क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। जैसे कि हमारा CTET है, HTET है, DSSS है, तो ये सब क्या मानकीकृत परीक्षणों के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि परीक्षणों की आलोचना में से एक नहीं है, वे मुख्य रूप से एक यह है। तो इसमें पूछा कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनकी भाषा क्या होती है, आसान होती है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी आबादी पर ही लागू किए जाते हैं, बड़ी आबादी ही लेती है, तो ये भी क्या इसकी आलोचना नहीं होगी। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमें टीचर का एग्जाम लेना है तो टीचर से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती हैं, और जिसको जो कंसेप्ट है क्लियर होता है वही उसको क्लियर कर पाता है, तो इसलिए क्या वो बच्चे की स्पष्ट तस्वीर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ये फर्स्ट है ये इसकी आलोचनाओं में से एक है कि ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। तो एक बात देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकते हैं, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बुद्धि को एकदम से अचानक से बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, बिल्कुल ये सही है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो बुद्धि है वो कई तरह की हो सकती है। कोई किसी चीज़ में जो क्रिएटिव हो सकता है, कोई किसी चीज़ में इंटेलिजेंट हो सकता है। अलग अलग जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो जिनका IQ लेवल बिल्कुल क्या हो ऊंचा हो, वो क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। एक जैसे किसी क्षेत्र में जैसे किसी का नई नई चीज़ें करने का क्रिएटिव माइंड है, तो वो भी क्या, वो भी इंटेलिजेंट में आता है, प्रतिभाशाली बच्चों में आता है। और एक बच्चा किसी स्पेशल क्षेत्र में बिल्कुल अच्छा है, जैसे कि मैथ में ब्रिलियंट है या फिर किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, तो वो क्या होगा, वो भी इंटेलिजेंट में आएगा। तो वो भी 3 प्रकार के इंटेलिजेंट बच्चों को माना गया है। फिर एकाधिक बुद्धिमान का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट है शिक्षण, सीखने की मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये कई बार पूछा गया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इनका जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है, अगर 4 आया है तो उसमें क्या होगा, जो बच्चे की प्रगति है उसका मूल्यांकन करेंगे, और हम क्या टीचिंग प्रोसेस के दौरान करेंगे। हम 4 है तो डूरिंग करेंगे, 4 है तो क्या करेंगे, डूरिंग, मतलब पढ़ते टाइम ही उसका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। लेकिन अगर ऑफ है तो असेसमेंट ऑफ है तो हम उसका अंत में क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे अवधि के अंत में, जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट लेना, ये सब क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल देखने हमें, सीखने के लिए और सीखने का मूल्यांकन। तो बच्चे की प्रगति, बिल्कुल बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन क्या, सीखने के लिए मूल्यांकन है, हम बीच में करते हैं डूरिंग का प्रोसेस। उपलब्धि स्तर, और उपलब्धि स्तर जो अचीवमेंट लेवल है वो लास्ट में, हमें पता है कि जो अचीवमेंट जो टेस्ट है वो हम लास्ट में लेते हैं, तो ये क्या उपलब्धि स्तर पर जाने में, तो ये क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा। तो दोनों की बात फर्स्ट ऑप्शन में ही कही गई है, एक बार नीचे भी देख लेते हैं हम। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, तो ये क्या होगा, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, लेकिन इसमें ऑफ की कहीं बात नहीं कही गई है। फिर आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आंकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, तो अंतरालों पर करना है, तो ये भी क्या हो गया,
तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ऑफ की बात की गई है। अवधायिक अंतर, जैसे कि अवधि के अंत में लेते हैं हम, अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आंकलन करने, उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने, ये ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। और फिर नीचे है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो प्रगति से निगरानी करने, तो ये भी क्या, फॉर लर्निंग का, लेकिन दोनों के जो बात है वो फर्स्ट ऑप्शन में कही गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा है कंटिन्यूज और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो किससे रिलेटेड है, संबंधित नहीं है। देखो मैंने भी नहीं पढ़ा, आप भी कई बार कंफ्यूज होते हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तो संबंधित नहीं है तो यहाँ पूछा है तो नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल ये बात सही है। जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है उसके द्वारा जो स्तर व्यापक मूल्यांकन क्या किया गया है, लागू किया गया है, इसे अनिवार्य किया गया है। सेकंड है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, तभी बच्चे के बारे में पता चलेगा। हम नेक्स्ट है, ये विभिन्न शिक्षक क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। बिल्कुल ये बच्चे की जो विभिन्न उपलब्धियों को बताता है, जो उनकी शिक्षा के दौरान शैक्षिक कोर्स है, शैक्षिक जो भी उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको ये बताता है, पर इस पर ये केंद्रित है। देखिए बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है सीसीई में ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे को अलग अलग तरह से हमें लेबल करना है कि ये बुद्धिमान है, ये धीमे है, ये खराब है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नहीं ही पूछा इसमें। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशालिता खालिस्तान के कारण हो सकती है। तो जो गिफ्टनेस है इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे पूछा है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया से। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो कि, तो यहाँ पे पूछा है जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उन बच्चों के लिए कैसी कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ऐसे माहौल की आवश्यकता है कि जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं वो अच्छे नहीं होंगे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाने का ऐसा कोई भी वो नहीं होना चाहिए। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। बिल्कुल ये सही होगा, जिस भी संस्कृति से वो बच्चे आते हैं और जो भी उनको भाषा का ज्ञान है उनको महत्व देना और उनका उपयोग करना कक्षा में, ये क्या होगा, उनके माहौल की आवश्यकता होती है, ऐसे उन्हें कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उनकी भाषा के उपयोग को तो आसानी करना, ये तो टैग वर्ड नेगेटिव रहेगा हमेशा। अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो नेगेटिव टैग वर्ड इसको देखते ही काट देना है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बच्चे की जो हमें कैटेगरी नहीं बनानी है उनकी एबिलिटी के आधार पर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमें अगर कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा है या सामाजिक रूप से पिछड़ा है, अगर वो क्लास में आ रहा है, वो जैसी भी भाषा बोल रहा है, जिस भी संस्कृति से आ रहा है, तो उसके जो भाषा ज्ञान है उसको हमें क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, उसका उपयोग भी हमें कक्षा में करना चाहिए, उसको ऐसा माहौल प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो पूछा है कि कक्षा में जो सृजनात्मकता या प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करेगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल शिक्षक के द्वारा ही निर्धारित करेगा। जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हस्तक्षेप, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, बिल्कुल नहीं, उन्हें अतिरिक्त समय देंगे तो बाकी बच्चों में क्या करना है, सभी को साथ लेकर चलना है। उनके प्रति स्नेही होने के नाते ऐसा कुछ नहीं है, हमें सभी बच्चों के साथ स्नेह करना है। अगर आप टीचर हैं तो उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर क्या करता है, बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ पे पूछा है उपयुक्त तरीका नहीं है, तो जो अति संवेदनशील बच्चे हैं उनको हमें क्या करना है, सिखाना है और सिखाने में उनकी मदद करनी है, तो इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं होगा, ये पूछा है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खड़ों में तोड़ना, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है। अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो हम बच्चों को छोटे छोटे काम दे सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में सिखा सकते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी बिल्कुल राइट होगा। अगर बच्चे को एक तरीके से समझ में नहीं आता है तो आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, दूसरे तरीके अपना सकते हैं। उनके दैनिक कार्यक्रम में सारी गतिविधि का समावेश, बिल्कुल उन्हें अगर कोई बच्चा अति संवेदनशील है, वह एक जगह पर नहीं बैठता है, वह बार बार कोई टीचर को परेशान कराता है, हम उसको किसी एक्टिविटी में लगा सकते हैं ताकि वह अपनी जो एनर्जी है उसमें लगाए। नेक्स्ट है, बच्चे के बेचैन होने पर अक्सर उन्हें पटका लाना, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, नहीं पूछा होगा तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर डिसेबल, विकलांग है, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है या प्रत्यास्थी हैं। तो जो अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न हैं वह बच्चों की किसकी पहचान करते हैं, तो बच्चे की क्रिएटिविटी का क्या करते हैं, पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और क्या होता है, सृजनात्मक बच्चा वही होगा जो एक ही पहलू पर अलग अलग तरह से सोच सकता है। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उस बच्चे की क्रिएटिविटी की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर नहीं आ गया, तो यहाँ पे पूछा है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा नहीं हो सकता। इनमें से किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, कुछ हल करते इसमें गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, और थर्ड है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे कि शब्दावली का प्रयोग करना, और लास्ट रहेगा हमारा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो इसमें सबसे जो
बेस्ट तरीका क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, क्योंकि अभिसरण का मतलब है जो लिमिटेड आंसर वाले क्वेश्चन है वो पूछना, उससे हमारे जो समस्या है वो हल नहीं होगी। उस समस्या को हल करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनसे हमें अलग अलग थिंकिंग हो, अलग अलग बच्चे को मतलब अलग अलग आइडिया आए, तो ये क्या होगा, इसका फोर्स हो जाएगा। तो अपनी गलतियों के प्रति ईमानदार रहना भी क्या है, उस तरीके का क्या होगा, उस समस्या को समाधान करने में क्या होगा, तरीका अच्छा है। और जो हल करते समय अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना ये भी सही होगा। और सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना भी क्या है, समस्या को हल करने का एक बेस्ट तरीका। लेकिन जो सही अभिसरण वाले उत्तरों को वाले प्रश्न पूछना ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि इमोशन कौन सा नहीं है, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो यहाँ पे कौन सा इमोशन नहीं है, तो इमोशन है जो संवेग है वो किसने दिए हैं, संवेग जो मैकडूगल ने है वो 14 संवेग बताए हैं, और हर संवेग की एक क्या बताई है, मूल प्रवृत्ति बताई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा संवेग नहीं है, जो हमारा FAL, फियर, एंगर और लव, ये 3 मुख्य क्या है हमारे संवेग हैं। तो क्या रहेगा इसमें, डर हमारा क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। बाकी जो स्मृति है ये क्या हो गया, ये भी माइंड से जुड़ा है, ध्यान भी माइंड से जुड़ा है, और उत्तेजना भी, उत्तेजना से हमें क्या हो सकता है, उत्तेजना से हमारे अंदर इमोशन आ सकती है, लेकिन उत्तेजना क्या है, इमोशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, एक संवेग है। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन प्रदान करता है। एक बार देख लेते हैं, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनाम ज्ञान। तो इस सीमित का नाम आते ही हमारा क्या नेगेटिव टैग वर्ड होगा, ये तो वैसे ही कट गया। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल ये सही हो सकता है। नेक्स्ट देते हैं, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो डेली बच्चा देखता है कि दूध लाते हुए उसके जो पिता है वो क्या करते हैं, दूध से क्या लाते हैं, दूध लाते हैं। तो इसलिए उसे ऐसे ही अपने अनुभव से ऐसे लगता है कि मशीन द्वारा क्या है, दूध का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा जो तरीका है वो अच्छा वर्णन करता है टीचर के रोल का। तो यहाँ पे पूछा, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अगर करेंगे नहीं, बिल्कुल उनको टीचर बोले कि बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, तो ऐसा क्या होगा, ये अच्छा रोल नहीं होगा टीचर का। इस चीज़ को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत से ऐसे टीचर हैं, आपको पता हो, बिना जो बुक है उसके भी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो बुक है वो क्या है, एक साधन है पढ़ाने के लिए, केवल एकमात्र साधन नहीं होगा। जो पुस्तक होगी वो पाठ्यक्रम को समय पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो जो पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ पाठ्यक्रम टीचर को सिर्फ जो सिलेबस है उसी को कंप्लीट करवाना और उसी पर ध्यान देना है, बस इसी को ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है टीचर के रोल में। तो नेक्स्ट है, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल, अगर इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं तो वो बच्चे टीचर का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। हमें जो बच्चा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बच्चे की तरह से सोचना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा चारों में से बेस्ट 4 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा, रिच लर्निंग। रिच लर्निंग का मतलब क्या है, रिच लर्निंग का मतलब है कि बच्चे अपने आप से सीखें, अच्छे करके सीखें, ये सब क्या होता है, रिच लर्निंग का एक पार्ट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर सामग्री ही नहीं उसको में नहीं मिलेगी तो उसका क्या करेंगे, वो क्या सीखेंगे। तो इसलिए बच्चे को मिलनी चाहिए, ये फर्स्ट कट जाएगा। नेक्स्ट वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ पे रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त हो सके। बिल्कुल, इसमें जो बच्चा है उसको सीखने के ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं कि बच्चा जब चाहे सीख सकता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार, तो यहाँ पे भी लिमिटेड कर दिया गया है, सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा स्वचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो। तो ऐसा कुछ नहीं, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कक्षा में कि बिल्कुल पाठ्यपुस्तक से ही हमें पढ़ना है। जरूरी नहीं, हमें करके भी, हम ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकते हैं, किसी जो ट्रिप है उस पर जाकर भी सीख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा ही जो क्लास है वो संचालित होगी। तो ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। बिल्कुल क्या है, उपलब्ध संसाधन। हमारे जो क्लास है उसमें बहुत सारे आजकल संसाधन है, नेट है, मीडिया है जिससे हम सीखते हैं। आजकल तो बहुत सारे संसाधन है, TLM है जिससे हम सीखते हैं। तो ये उपलब्ध संसाधनों में से क्या है, वो एक साधन है, क्या है, टेक्स्ट बुक है, और संदर्भ सामग्री में से भी एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वे एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। जो टेक्स्ट बुक है वो एक रूपता बनाए रखते हैं राज्य राष्ट्र में, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे काफ़ी हद तक ये लागू भी होता है, जैसे NCERT की बुकें सेम है तो उससे क्या आती है, पढ़ने में एक रूपता आती है। लेकिन जो ये भूमिका है वो इसी के संबंध में ये वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
और वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ देश से प्राप्त की है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक, सिद्धांतवाद। तो यहाँ पे पूछा है कि जो NCF 2005 है वो कहाँ से, किससे रिलेटेड है? ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कोग्निटिव थ्योरीज। तो जो हमारा जो NCF 2005 है वो रचनावाद से रिलेटेड है। किससे? थर्ड हमारा सही हो जाएगा, रचनावाद से रिलेटेड है। और जो रचनावादी कौन रहेंगे? जो कि पियाजे है, वाइगोत्स्की है, ये सब क्या है? रचनावादी है, ब्रूनर है। और इनकी थ्योरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बच्चा क्या करे, कुछ करके सीखे और क्या समाज की अंतरक्रिया से सीखे। ये कौन होंगे? संरचनावादी होंगे। और इसमें जो संरचनावाद का और क्या है, इसमें बोला गया है कि बच्चा क्या, चाइल्ड क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव क्या होना चाहिए? और करके सीखना चाहिए बच्चे को। और इसमें जो टीचर है उसका रोल बताया गया है NCF 2005 में, क्या फैसिलिटेटर होना चाहिए कि सुविधाकर्ता होना चाहिए, जहाँ पे भी बच्चे को जरूरत पड़े बताए, वैसे नहीं कि नहीं तो बच्चा क्या करे, खुद करके सीखे। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो NCF 2005 का जो है आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें सब चीज़ें बताई गई कि मैथ को कैसे पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 28 देख लेते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। प्रेरित कैसे समझ सकते हैं बच्चे को? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वर्दी पहनते हैं तो वो प्रेरित है। वे डर के कारण भी वर्दी पहन के आ सकते हैं कि कल क्या होगा, डांट पड़ेगी। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टीचर के दबाव में भी वे अनुशासन बना सकते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित है। अटेंडेंस उनकी क्या है? रेगुलर है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, वो टीचर के दबाव में या फिर किसी लालच में भी क्या हो सकते हैं, नियमित रह सकते हैं। नेक्स्ट है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये सही होगा, मोटिवेशन का एक बेस्ट तरीका है। अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बच्चों के अधिगम को सुधार करने में सबसे अधिक उपयुक्त। तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नियमित मूल्यांकन करेंगे हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ये सही है, हो सकता है इसी। नेक्स्ट देते हैं, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर सही है। तो बच्चे को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये क्या होगा? सबसे उपयुक्त होगा सुधार करने में। वैसे हमारा सेकंड ऑप्शन भी बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा हमारा फोर्थ। तो हमें सबसे बेस्ट चूज करना होता है। नेक्स्ट है, अनुशासन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। अनुशासन को अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में किस तरह की भूमिका निभाता है ये बताना है। तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, बिल्कुल नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? वो फर्स्ट होगा। तो बच्चे को शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, खुद वो अपना क्या करें, मूल्यांकन करें। तो वो खुद से मूल्यांकन करें अपना, आपको याद हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो 2018 का जो सीटेट का जो पेपर था उसके CDP के क्वेश्चन थे। और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा जो टफ लेवल का जो पेपर था, और इससे जो नेक्स्ट पेपर है वो इससे इजी ही आए हैं। तो ये क्योंकि थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ था तो बच्चों को लगा कि थोड़ा टफ है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।